हेलो डीसी फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो एक बार हम लोग फिर से अपना लॉ का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट रन पे हम लोगों ने जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो उसमें मैंने आपको इंडेमनिटी करा दिया है, गारंटी करा दिया है, बेलमेंट हो गया है, प्लेज हो गया है। उसके बाद में लास्ट का टॉपिक आपका बचता है एजेंसी। एजेंसी जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम लोगों की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से विदाई हो जाएगी। यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में ये पूरा का पूरा चैप्टर, इसको आप चैप्टर भी कह सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट होना चाहिए। बहुत बड़ा एक्ट था, इसको हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया और उसके बाद में आपको समझ में भी आया होगा। तो लास्ट टॉपिक है यूनिट 13 एजेंसी। चलिए इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एजेंसी का मतलब क्या होता है। एजेंसी जो वर्ड है, ये वर्ड डिफाइन करता है एक रिलेशन को। एजेंसी जो वर्ड है, ये वर्ड डिफाइन करता है एक रिलेशन को, यानी एक रिलेशनशिप बनाता है। रिलेशनशिप किसकी बनाता है? प्रिंसिपल की बनाता है और एजेंट की बनाता है। यानी कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में दो पार्टीज इंवॉल्व हो रही हैं, एक हो गया प्रिंसिपल और एक हो गया एजेंट। अब क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल कौन होता है और एजेंट कौन होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई काम करना है, ठीक है, और मैं उस काम को करने के लिए अवेलेबल नहीं हूं या मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, तो मैंने अपने काम को करने के लिए एक बंदा ऑथराइज किया, एक बंदा अपॉइंट किया और उससे बोला कि मेरे बिहाफ पर तुम ये वाला काम कर दो। तो अब वो मेरे बिहाफ पर मेरा काम कर रहा है, उसको बोला जाएगा एजेंट। और मैं चूंकि उसको अपॉइंट कर रहा हूं तो मेरे को बोला जाएगा प्रिंसिपल। बहुत आसान टॉपिक है एजेंसी का, ठीक है। इसको इसके बस मेन कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए, बाकी इसके सारे के सारे प्रोविजन बहुत आसान है। देखिए अब प्रिंसिपल ने अपना काम करने के लिए एजेंट को ऑथराइज किया। अब एजेंट कुछ भी करेगा तो प्रिंसिपल के बिहाफ पर करेगा। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ ना कुछ अथॉरिटी दी होगी ना, कुछ ना कुछ बताया होगा कि भाई तुम्हें ये काम इस तरीके से करना है, ये काम इस तरीके से करना है, ये काम इस तरीके से करना है। अब जब प्रिंसिपल ने एजेंट को ऑथराइज किया, अब एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई काम कर रहा है, उससे अगर कोई भी गलती हो गई, एजेंट से अगर कोई भी गलती हो गई काम करने में, कोई भी नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की, उस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? प्रिंसिपल की होनी चाहिए। बस एक चीज याद रखिएगा, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम किया। अगर आप मॉड्यूल में पढ़ोगे ना तो उसमें कई जगह लिखा होगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब यह है कि एजेंट अगर अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम करता है, अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम करता है, इसका मतलब क्या हुआ? जिस काम को करने के लिए उसको ऑथराइज किया है, अगर उसी काम को करने में कोई भी गलती करता है तो उसके लिए पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? प्रिंसिपल की होगी। लेकिन अगर वो अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के कोई भी काम करता है, उसकी वजह से अगर कोई भी नुकसान होता है, तो वहां पर लायबल कौन होगा? वहां पर लायबल एजेंट होगा। तो बेसिकली एक रिलेशनशिप होती है, एक एजेंसी। इसी रिलेशनशिप को अभी हम लोग आगे कवर अप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार थ्योरी से। अब देखिए एजेंसी सेक्शन 182 से 238 तक। देखिए डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन। तो देखिए यहां पर एजेंट कौन है? एजेंट एक पर्सन है जिसको एम्प्लॉय किया गया है किसी काम को करने के लिए, टू डू एनी एक्ट। किसका काम करने के लिए? फॉर अनदर, किसी दूसरे का काम करने के लिए, या टू रिप्रेजेंट अनदर, या किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसके साथ डीलिंग हो रही है? विद द थर्ड पार्टी। यानी थर्ड पार्टी से डील करने के लिए कोई आदमी किसी दूसरे पर्सन को कोई कंडक्ट करने के लिए अपॉइंट कर रहा है, या उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा एजेंट। अब देखिए क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी क्रिएट कैसे होती है? तो बेसिकली ये होती है एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट और एक इंप्लाइड एग्रीमेंट। तो एजेंसी बेसिकली ये दो तरीके से क्रिएट होती है। सेक्शन 186 बोलता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब प्रिंसिपल ने बोल करके या लिख करके एजेंट को अपॉइंट किया है। इंप्लाइड एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। यहां पर पार्टीज ऐसा कंडक्ट कर रही हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि हम किसी एजेंट को अपॉइंट कर रहे हैं। या कुछ जगह पर बाय लॉ भी होता है कि लॉ बोलता है कि यहां पर इनको इनका एजेंट माना जाएगा। अब इस
ये जो बाकी के 3 लिखे हुए हैं ना, अभी 2-3 और हैं, वो मैं अभी आपको आगे से बताता हूं। ये तीनों पार्ट माने जाएंगे इंप्लॉइड का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एजेंसी कितने तरीके की होती है, तो आप यही बताइए कि एजेंसी 2 तरीके की होती है, एक्सप्रेस और इंप्लॉइड। एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी बाय स्टॉपेल, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ये सारी की सारी आ जाएंगी आपकी इंप्लॉइड के अंदर। अब होती क्या है, इसको एक एक समझते हैं। एक्सप्रेस का मतलब मैंने आपको बताया, इंप्लाइड का मैंने आपको मतलब बताया। अब देखते हैं बाय नेसेसिटी, सेक्शन 189 नेसेसिटी। एजेंसी बाय नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। देखते हैं एक बार, जैसे मान लीजिए कि एक मिस्टर ए है, इनका मुंबई में टोमेटो का एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़े ये होलसेलर है टोमेटो के। अब इन्होंने मिस्टर बी को बोला कि भाई ये टोमेटो जो है ये तुम्हें मुंबई से दिल्ली ले जाने हैं। ठीक है, ये तुम्हें मुंबई से दिल्ली ले जाने हैं बाय ट्रक। ट्रक से तुम इसको मुंबई से दिल्ली ले जाओ। मिस्टर बी ने बोला ठीक। तो अब देखो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया, किस लिए अपॉइंट किया, अपने टोमेटोज को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए। ठीक, अब जब मिस्टर बी ये ट्रक ले जा रहे थे, तो बीच रास्ते में इनका ट्रक खराब हो गया, इनका ट्रक डैमेज हो गया। अब जब इनका ट्रक डैमेज हो गया, ट्रक में टोमेटो लोड है। अब इन्होंने जब मैकेनिक को बुलाया और मैकेनिक को अपना ट्रक दिखाया, तो पता चला कि इनका ट्रक बनने में तो 10-15 दिन लग जाएंगे। अब बीच रास्ते में ट्रक खराब पड़ा है, 10-15 दिन इसको बनने में लग जाएंगे। और ट्रक में है क्या, ट्रक में बहुत सारे टोमेटोज पड़े हुए हैं, तो सारे के सारे टोमेटोज तो बेकार हो जाएंगे। मान लेते हैं एक वैल्यू 5 लाख रुपए के टोमेटोज हैं। ठीक है, अब 5 लाख रुपए के टोमेटो तो बर्बाद हो जाएंगे तब तक। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कॉल किया, इनको फोन किया कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। इन्होंने सोचा कि हम बता दें पहले ए को कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, टोमेटो को क्या करना है। लेकिन किसी वजह से मिस्टर ए से बात नहीं हो पाई, मिस्टर ए बिजी थे, इन्होंने फोन नहीं उठाया, फोन कनेक्ट नहीं हुआ, कोई भी रीजन रहा हो। लेकिन मिस्टर ए से इन्होंने बात करने की कोशिश करी, लेकिन मिस्टर ए से इनकी बात नहीं हो पाई। अब इनको लग रहा था कि यार करे क्या, टोमेटो ना खराब हो जाए। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने क्या किया, वहीं पर ही उन टोमेटो को बेचना शुरू कर दिया, वहीं पर ही उन्होंने उन टोमेटो को बेचना शुरू कर दिया। तो अब समझिएगा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया था, क्यों अपॉइंट किया था, ट्रक से टोमेटो ले जाने के लिए, यानी बेचने के लिए तो अपॉइंट किया नहीं था, नॉट फॉर सेल। तो इन्होंने बेचने के लिए तो अपॉइंट किया नहीं था। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है, ऐसी नेसेसिटी अराइज हो गई है कि जहां पर मिस्टर ए को टोमेटो बेचने पड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि मिस्टर ए से बात नहीं हो पा रही है। और अगर ये टोमेटो नहीं बेचेंगे तो वहां पर नुकसान हो जाएगा। नुकसान किसका हो जाएगा, ए का पूरा नुकसान हो जाएगा। तो अब आप समझिएगा, थ्योरी में अगर एजेंट किसी इमरजेंसी में अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए कोई ऐसा काम करता है जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है, तो उसको बोला जाता है एजेंसी बाय नेसेसिटी या एजेंसी इन इमरजेंसी। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो यहां पर मिस्टर बी मिस्टर ए के बिहाफ पर टोमेटोज को बेच रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर चूंकि एक इमरजेंसी अराइज हो गई है, तो इस वजह से मिस्टर बी को वो काम करना पड़ रहा है जिसके लिए ये ऑथराइज्ड नहीं है। अब यहां पर ये पूछा जाए क्या ये सेल वैलिड होगी, आंसर इज यस। अगर एजेंट गुड फेथ में काम कर रहा है, प्रिंसिपल से उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए वो काम कर रहा है, तो इस तरीके की एजेंसी बिल्कुल वैलिड होती है और इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल वैलिड होता है। अब वहां पर बाई चांस मान लीजिए कि जिनको इन्होंने टोमेटोज को सेल किया, ठीक है, उनके साथ में अगर कोई किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट के लिए बी लायबल होगा या ए लायबल होगा, आंसर इज ए लायबल होगा। क्यों, क्योंकि बी ए के बिहाफ पर काम कर रहा है और यहां पर इनके बीच में जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है एजेंसी का, ये वैलिड है। और अभी मैंने आपको बताया कि एजेंट अगर अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम करता है या प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशन है एजेंसी, अगर वो वैलिड है, तो एजेंट के किए गए काम के लिए लायबल कौन होगा, प्रिंसिपल होगा। तो वहां पर अगर यहां पर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उस डिस्प्यूट के लिए लायबल कौन होगा, मिस्टर ए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एजेंसी बाय स्टॉपेल।
नेक्स्ट आती है आपकी एजेंसी बाय स्टॉपेल। स्टॉपेल का मतलब क्या होता है? स्टॉपेल का मतलब होता है एक बार जो हमने कमिटमेंट किया या एक बार हमने ऐसा कोई भी कंडक्ट किया जिसके ऊपर सामने वाले ने ट्रस्ट किया है, सामने वाले ने भरोसा किया है, उसके बाद मैं अपने कंडक्ट या अपने वर्ड से पीछे नहीं हट सकता। जैसे एक सलमान खान की फिल्म आई थी वांटेड, उसमें वो डायलॉग बोलता है ना, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। बिल्कुल सेम वही चीज है। ये डायलॉग आप याद रखिए। अगर आपने कुछ भी ऐसा कंडक्ट किया है या आपने किसी को कुछ भी बोला है और उसके ऊपर सामने वाली पार्टी ने भरोसा किया है, तो उसके बाद आप अपने कंडक्ट से और अपने वर्ड से पीछे नहीं हट सकते, आपको वो काम करना पड़ेगा। इसको भी एक एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मिस्टर ए हैं, इनके पास में एक प्रॉपर्टी है, ठीक। अब मिस्टर बी बार बार ए को परेशान कर रहे हैं कि यार ये प्रॉपर्टी मुझको बेच दो, ये प्रॉपर्टी मेरे को बेच दो। अब मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए के बहुत खास दोस्त हैं या रिलेटिव हैं या कुछ भी हैं, तो मिस्टर ए मिस्टर बी को डायरेक्टली मना नहीं कर पा रहे हैं। अब मिस्टर बी इनके पीछे पड़े हुए हैं कि यार ये प्रॉपर्टी मेरे को खरीदनी है, प्रॉपर्टी मेरे को खरीदनी है। एक बार इनका मूड खराब हुआ, इन्होंने मिस्टर बी को बोला सी के लिए कि यार सी मेरा एजेंट है, सी मेरा एजेंट है और सी को ही मैंने इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ऑथराइज किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता, मैंने सी को अपॉइंट किया हुआ है। अब सी देखेगा यार ये प्रॉपर्टी किसको बेचनी है, कितने की बेचनी है, कैसे बेचनी है, ये सारी की सारी अथॉरिटी मैंने सी को देकर के रखी हुई है। अब बी गया सी के पास में, सी एजेंट था नहीं, सी एजेंट था नहीं, इन्होंने बस केवल टालने के लिए सी का नाम ले लिया, ठीक। अब बी गए सी के पास में और सी से बोला कि यार मिस्टर ए ने ऐसे ऐसे बोला है कि ये प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ऑथराइज तुम, और ये प्रॉपर्टी तुम मेरे को बेच दो। सी ने कहा मेरे को क्या करना, ना तो मैं कोई एजेंट ना मैं कोई कुछ। सी ने क्या किया, बी से बोल दिया चलो ठीक है ये प्रॉपर्टी तुमको दी और इतने इतने पैसे में ये प्रॉपर्टी बेची जाएगी। अब मिस्टर ए कह रहे हैं कि यार मैंने तो तुमको एजेंट अपॉइंट किया नहीं था, तुमने कैसे बी को बेच दी। तो यहां पर क्या ये ट्रांजैक्शन वैलिड होगा? क्या सी ए के बिहाफ पर जो प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहा है, क्या वो डीलिंग वैलिड होगी? यस, वैलिड होगी। क्यों? क्योंकि ए ने मिस्टर बी को कुछ बोला ना जिसके ऊपर बी ने भरोसा किया। भले ही सी यहां पर एजेंट नहीं है, लेकिन ए ने चूंकि बी को बोला कि सी मेरा एजेंट है। अब अगर सी उस प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी ट्रांजैक्शन बी के साथ में करता है तो वो ट्रांजैक्शन वैलिड होगा और ये माना जाएगा सी इज द एजेंट बाय स्टॉपेल। मेरी बात सबको समझ में आई? तो ये चीज याद रखिएगा, स्टॉपेल का मतलब क्या होता है, एक बार जो हमने कोई भी कंडक्ट किया या हमने कोई भी वर्ड्स किसी को बोले हैं और सामने वाले ने उस पर ट्रस्ट किया हुआ है, वहां पर हमको वो कमिटमेंट, वो वर्ड्स और वो कंडक्ट को पूरा करना पड़ेगा, ठीक। आगे देखते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। अब एजेंसी बाय रेटिफिकेशन देखिए क्या होता है। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन का मतलब, जैसे मान लीजिए कि एक मिस्टर ए है, ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब मिस्टर ए को मिस्टर बी ने अपॉइंट किया है एजेंट फॉर सेल, ठीक है। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को अपॉइंट किया है कुछ भी गुड्स को बेचने के लिए। अब मिस्टर ए का काम परचेज करने का नहीं है, ठीक है। मिस्टर बी ने अपने बिजनेस के लिए गुड्स को बेचने के लिए मिस्टर ए को अपॉइंट किया। अब एक बार मिस्टर सी जो थे वो मिस्टर ए के पास में बहुत अच्छा ऑफर लेकर के आए, लेकिन गुड्स को परचेज करने का ना कि बेचने का। अब मिस्टर ए ने बोला कि यार गुड्स तो बड़े फायदे का सौदा लग रहा है, लेकिन अब मैं तो ऑथराइज्ड हूं नहीं। अब इनसे बात नहीं हो पा रही थी, बी से बात नहीं हो पा रही थी, सेम वही ऊपर वाली पोजीशन। ए ने क्या किया, उन गुड्स को परचेज कर लिया मिस्टर सी से, ठीक, लेकिन बी को बताया नहीं। अब देखिए तो ए अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के काम कर रहा है। ए को अपॉइंट किस लिए किया था? गुड्स को बेचने के लिए, परचेज के लिए नहीं किया था। उसके बावजूद ए सी से गुड्स को परचेज कर रहा है, तो इसका मतलब ए अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के काम कर रहा है। यहां तक समझ में आया? अब उसके बाद में देखिए, जब बी को यह बात पता चली कि मिस्टर ए ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के गुड्स को खरीदा है, वहां पर ए को लगा कि यार है तो ये प्रॉफिट का सौदा और गुड्स बहुत सस्ते में मिल गए। तो यहां पर मिस्टर बी ने मिस्टर सी से बोला कि यार देखो, मिस्टर ए को मैंने गुड्स को बेचने के लिए अपॉइंट किया था, खरीदने के लिए अपॉइंट नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद चूंकि गुड्स सही है, क्वालिटी सही है, प्राइस सही है, ठीक है, मैं उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो अब देखिए, यहां पर मिस्टर बी ने मिस्टर ए के किए गए गलत काम को,
जो इन्होंने अपनी अथॉरिटी के बाहर किया था उसको रेटिफाई किया। रेटिफाई का मतलब क्या होता है? किसी भी गलत चीज को सही करना। तो एजेंसी बाय रेटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? जब एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के काम करता है, या ऐसा कोई पर्सन जो मेरा एजेंट नहीं है और वो मेरे लिए कोई काम कर रहा है और उसके काम करने के बाद मैं उसको रेटिफाई कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। और अगर एक बार रेटिफिकेशन हो गया तो फिर वो एजेंसी वैलिड मानी जाएगी। फिर उस किए गए काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। उसके बाद में प्रिंसिपल ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो एजेंट को अपॉइंट नहीं किया था और एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के बाहर किया ना। एक बार अगर वैलिड रेटिफिकेशन हो गया तो उस वैलिड रेटिफिकेशन के बाद में हमेशा लायबिलिटी किसकी होगी? हमेशा लायबिलिटी होगी प्रिंसिपल की। क्लियर सबको? तो एजेंसी बाय नेसेसिटी, बाय स्टॉपेल और बाय रेटिफिकेशन, तो ये तीन हम लोगों ने पढ़े। उसके बाद में देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए एजेंट की अथॉरिटीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहले आता है एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब बोल करके या लिख करके, यानी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें हर एक चीज स्पेसिफाइड है कि भाई तुम ये काम कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते। हर एक चीज स्पेसिफिकली मेंशन्ड है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट या इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। नेक्स्ट आता है आपका इंप्लाइड अथॉरिटी। इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब बाय लॉ। ये जो आप एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो ना, ये जो सारे सेक्शंस पढ़ रहे हो, इसमें कुछ इंप्लाइड अथॉरिटीज दी हुई हैं। इसको आप मॉड्यूल में देखोगे तो मॉड्यूल में पॉइंट वाइज दिया हुआ है। बहुत आसान आसान से पॉइंट्स है, कोई भी 5 से 6 पॉइंट्स आपको याद करने होंगे। तो ये सारी होती हैं आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी जो बाय लॉ मेंशन है। एंड तीसरा अथॉरिटी इन इमरजेंसी। अथॉरिटी इन इमरजेंसी का मतलब जो अभी मैंने आपको एग्जांपल टोमेटो वाला दिया था, बिल्कुल सेम वही है। मे एक्ट इन गुड फेथ, तो सबसे पहले गुड फेथ में काम करना चाहिए। दूसरा, प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए काम होना चाहिए, प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए। अगर एजेंट कोई भी काम करता है तो एजेंट को उसके लिए ऑथराइज्ड माना गया है। ठीक है, तो ये अथॉरिटीज होती हैं एजेंट की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहां पर ये अथॉरिटी लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। ये ड्यूटीज हैं, ये ड्यूटीज हैं। एजेंट की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं अब देखते हैं। सबसे पहले फॉलो प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल, अगर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है, देखिए मेरा काम है, मैंने अपने काम को करने के लिए किसी एजेंट को अपॉइंट किया है, तो मेरा काम मुझसे बेहतर कोई और कर सकता है क्या? भाई मेरा काम मुझसे बेहतर और कोई तो कर नहीं सकता। तो प्रिंसिपल हमेशा एजेंट को इंस्ट्रक्शन देगा और एजेंट की यह ड्यूटी होती है कि एजेंट प्रिंसिपल के हर एक इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर फॉलो करेगा। दूसरा, एक्सरसाइज केयर एंड स्किल। अब मैंने एजेंट को अपॉइंट किया है तो उसकी स्किल्स को देख करके किया होगा, उसकी पर्सनैलिटी को देख करके किया होगा, उसके काम करने के तरीके को देख करके किया होगा, उसकी समझदारी को देखते हुए किया होगा। तो जिन चीजों को देख करके मैंने एजेंट को अपॉइंट किया है, तो एजेंट की यह ड्यूटी होती है कि अपनी स्किल्स और अपनी केयर को एक्सरसाइज करे। रेंडर प्रॉपर अकाउंट। अब मैंने एजेंट को अपॉइंट किया तो एजेंट से हिसाब किताब भी तो लूंगा ना, तो एजेंट की यह भी ड्यूटी बनती है कि अपने प्रिंसिपल को प्रॉपर अकाउंट्स को रेंडर करे। कम्युनिकेट डिफिकल्टी, अगर कोई भी मुसीबत आ गई, कोई भी परेशानी आ गई, जैसे टोमेटो वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि उसने बात करने की कोशिश करी, एजेंट की यह ड्यूटी होती है कि सारी की सारी डिफिकल्टीज को, सारी की सारी परेशानी को कम्युनिकेट करे प्रिंसिपल को। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है या पॉसिबल नहीं है या प्रिंसिपल से बात करने की वो कोशिश कर रहा है लेकिन बात हो नहीं पा रही, तो बात अलग है। अदरवाइज यहां पर एजेंट की हमेशा ये ड्यूटी होती है कि हर एक सिचुएशन को और हर एक चीज को प्रॉपर कम्युनिकेट करेगा प्रिंसिपल को। दूसरा, नॉट टू डील ऑन ओन अकाउंट विदाउट कंसेंट। बिल्कुल, अगर देखिए एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई भी काम कर रहा है तो अपने पर्सनल चीजों को वो इन्वॉल्व नहीं करेगा, कोई भी डीलिंग अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं करेगा। हर एक चीज वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे करेगा, प्रिंसिपल के अकाउंट से करेगा। पे सम रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। बिल्कुल, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल के बिहाफ पर अगर उसको कुछ भी अमाउंट मिला है, कुछ भी पेमेंट मिली है, तो उस केस में प्रिंसिपल के बिहाफ पर अगर ले रहा है तो उसको प्रिंसिपल को वापस करेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो ड्यूटीज होती हैं ये एजेंट की होती है, और अगर इन ड्यूटीज को एजेंट ने ब्रीच किया तो उसके लिए लायबिलिटी किसकी अराइज होगी? एजेंट की अराइज होगी। अब देखिए जिस तरीके से एजेंट की कुछ ड्यूटीज होती हैं उसी तरीके से एजेंट के पास में कुछ राइट्स होते हैं। अब राइट्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं।
देखिए सबसे पहले राइट टू रेम्यूनरेशन। राइट टू रेम्यूनरेशन, अब देखिए यहां पर एक चीज समझिएगा, ये जो एजेंसी होती है ना, ये दो तरह की होती है, एक विद कंसीडरेशन और एक विदाउट कंसीडरेशन। ये दो तरीके की हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है। ये हम लोगों ने जब कंसीडरेशन वाला चैप्टर मैंने आपको कराया था, उसमें जो एक्सेप्शंस करे थे, एक्सेप्शंस ऑफ कंसीडरेशन, कि ठीक है कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसीडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकते हैं, तो वहां पर एजेंसी वाला भी हम लोगों ने पढ़ा था। याद आया सबको? अब इसमें मान लीजिए, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब मान लीजिए मैंने आपको यही एग्जांपल पहले भी दिया था। मान लीजिए मेरी दो शॉप है, ठीक है। अब मैं पर्सनली दोनों शॉप में एक समय में तो अवेलेबल हो नहीं पाऊंगा, तो एक बार मान लीजिए कि मैं दूसरी वाली शॉप पर बैठा हुआ हूं और पहली वाली शॉप में अचानक से कोई काम आ गया या कोई कस्टमर आने वाला था। अब मैंने अपने भाई को बोला कि भाई एक काम कर, मेरे बिहाफ पे तू दुकान में जाकर के बैठ जा, आज मैं आ नहीं पा रहा हूं। तो अब मैंने अपने भाई को वहां पर बैठा दिया, मेरा भाई वहां पर मेरे बिहाफ पर काम कर रहा है। अब भाई वो तो भाई है मेरा, मैं उसको कुछ पैसे तो दूंगा नहीं, कोई एम्प्लॉय तो है नहीं मेरा, उसने फ्री में मेरा काम कर दिया। तो भाई को मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, लेकिन भाई तो भी वहां पर मेरे बिहाफ पर काम कर रहा है ना, तो भाई वहां पर मेरे एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन विदाउट कंसीडरेशन। अब अगर इसी जगह पर मैंने किसी दूसरे बंदे को हायर किया होता, ठीक, तो वहां पर भी वो एजेंट होता, लेकिन मैं उसको फीस देता या जो भी कमीशन है वो देता, या उसकी अगर कोई भी सैलरी है या कोई भी रेम्यूनरेशन है वो देता, ठीक है। तो वहां पर अगर एजेंट कंसीडरेशन के साथ है, एजेंसी जो रिलेशन क्रिएट हुआ है वो कंसीडरेशन के साथ है, यानी मैंने रेम्यूनरेशन या कमीशन देने का प्रॉमिस किया है, तो एजेंट के पास में पूरा राइट होता है अपने रेम्यूनरेशन को प्रिंसिपल से रिकवर करने का। नेक्स्ट देखते हैं, राइट ऑफ लीन। बिल्कुल, अगर प्रिंसिपल एजेंट को रेम्यूनरेशन नहीं दे रहा है, सैलरी नहीं दे रहा है, फीस नहीं दे रहा है, कमीशन नहीं दे रहा है, इंसेंटिव नहीं दे रहा है, तो उस केस में एजेंट के पास में पूरा राइट है कि प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को वो अपने पास में रिटेन कर सकता है, तब तक रिटेन कर सकता है जब तक प्रिंसिपल उसको रेम्यूनरेशन पे नहीं करता है। तो राइट ऑफ लीन, लीन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लीन का मतलब क्या होता है, राइट टू रिटेन। राइट टू इंडेमनिटी। अब राइट टू इंडेमनिटी का मतलब क्या हुआ, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है, और उस काम को करते समय अगर एजेंट को कोई भी नुकसान हुआ, तो उस केस में लायबल कौन होगा, लायबल प्रिंसिपल होगा। क्यों? क्योंकि एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम कर रहा था और प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा था। राइट टू रिटेन सम रिसीव। और बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि एजेंट के पास में प्रिंसिपल का कुछ अमाउंट रखा हुआ है, कहीं से पेमेंट आई, वो अभी एजेंट के पास में रखी हुई है, तो एजेंट के पास में पूरा राइट है कि जब तक प्रिंसिपल उसके एक्सपेंसेस को, उसके रेम्यूनरेशन को, या अगर उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई भी पैसे खर्च किए हैं, अगर उन पैसों को रिकवर नहीं करता या जब तक उसको वो पेमेंट नहीं मिलता, तब तक वो प्रिंसिपल की जो पेमेंट उसको मिली है उसको वो अपने पास में रिटेन कर सकता है। तो ये सारे राइट्स हो गए आपके एजेंट के। अब देखिए, सॉरी, अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी। अब देखिए थर्ड पार्टी के लिए क्या प्रिंसिपल लायबल होगा? बिल्कुल। प्रिंसिपल का काम कौन कर रहा था? एजेंट कर रहा था। एजेंट प्रिंसिपल को थर्ड पार्टीज के सामने रिप्रेजेंट कर रहा था। इसका मतलब थर्ड पार्टी को यह बात पता है कि वो जिस बंदे से डील कर रही है वो किसी दूसरे के बिहाफ पर डील कर रहा है, तो थर्ड पार्टी के लिए लायबल कौन होगा? थर्ड पार्टी के लिए लायबिलिटी हमेशा प्रिंसिपल की होगी। तो देखिए प्रिंसिपल बाउंड बाय एक्ट डन विद इन एजेंट्स अथॉरिटी। तो अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके सारे के सारे काम किए तो उसके लिए लायबल कौन होगा? हमेशा प्रिंसिपल होगा। बाउंड बाय एजेंट्स फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। अब देखिए अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम कर रहा है, बहुत टेक्निकल पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम कर रहा है और उसमें वो कोई फ्रॉड करता है, तो उस फ्रॉड के लिए लायबल कौन होगा? उस फ्रॉड के लिए लायबल प्रिंसिपल होगा। अब दिमाग में यह आ रहा होगा, एक तो फ्रॉड हो रहा है और लायबिलिटी भी हो रही है। भाई फ्रॉड भी मेरे साथ हो रहा है और लायबिलिटी भी मेरी अराइज हो रही है। बिल्कुल अराइज हो रही है। देखिए इसको एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक मिस्टर ए हैं, इनकी एक शॉप है, ठीक। अब इन्होंने मिस्टर बी को एजेंट अपॉइंट किया और बी इस शॉप को पूरा मैनेज कर रहे हैं। एक बार सी था, सी का मतलब हो गया कस्टमर,
कस्टमर का मतलब ऐसे ही जो कष्ट से मरता है वही कस्टमर होता है। अब सी जो है वो बी की शॉप में आए, सॉरी ए की शॉप में आए और बी से इन्होंने गुड्स खरीदने लगे। इनके गुड्स में, इनके शॉप पे कुछ डैमेज्ड गुड्स रखे हुए थे, यानी कि कुछ गुड्स ऐसे रखे हुए थे जो पूरी तरीके से खराब हो चुके थे या डैमेज थे। मिस्टर बी ने दिमाग लगाया, मिस्टर बी ने बोला कि यार खराब गुड्स हैं, इसको बेच बाच करके खत्म करो वरना फालतू का सर का दर्द होगा और एक चिल्लाएगा मेरे ऊपर अलग से कि ये सब खराब सामान यहां पर पड़ा हुआ है। तो बी ने क्या किया, एज सी को झूठ बोल करके ये डैमेज गुड्स सेल कर दिए। इन्होंने जो है जो डैमेज गुड्स है वो पूरे के पूरे बेच दिए मिस्टर सी को। अब जब सी घर पहुंचे, घर पहुंच करके इन्होंने सामान चेक किया तो पता चला सारे के सारे गुड्स खराब हैं। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बी ने सी के साथ में फ्रॉड किया? बिल्कुल फ्रॉड किया भाई। सही सामान बता करके डैमेज सामान दे रहा है, यानी झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब ये फ्रॉड हुआ। तो साफ साफ पता चल रहा है कि बी ने सी के ऊपर फ्रॉड किया। लेकिन सी को यह बात पता है कि बी इज द एजेंट ऑफ ए, यानी इसने जहां से ट्रेड किया है, जहां से जिस दुकान से इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो दुकान किसकी थी? वो दुकान ए की थी। उस दुकान का मालिक कौन था? ए था। अब अगर सी सूट फाइल करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट तो फिर किसके ऊपर करेगा? ए के ऊपर करेगा, ना कि बी के ऊपर करेगा। तो अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके कोई भी काम करता है और उसमें अगर कोई भी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन करता है तो उसके लिए लायबल कौन होगा? उसके लिए लायबल हमेशा प्रिंसिपल होगा, एजेंट नहीं होगा। हां, लेकिन अगर इन्होंने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के काम किया और उसमें अगर ये कोई भी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके लिए लायबिलिटी किसकी होगी? एजेंट की होगी। क्लियर सबको? चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट आता है आपका नॉट बाउंड बाय एक्ट्स बियॉन्ड अथॉरिटी अनलेस रेटिफाइड। तो बिल्कुल ये भी चीज मैंने आपको पहले बताई हुई है। अगर वो अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के कोई भी काम करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा अनलेस रेटिफाइड। हाँ, अगर उसको रेटिफाई कर दिया है तो फिर उस सिचुएशन में लायबल कौन होगा? उस सिचुएशन में लायबिलिटी अराइज होगी प्रिंसिपल की। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा? देखते हैं। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, बिल्कुल म्यूचुअल एग्रीमेंट, रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनंसिएशन बाय एजेंट, यानी एजेंट ने गिव अप कर दिया तो यहां पर एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर मान लीजिए एजेंसी किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ली गई थी, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए रखी गई थी, जब वो टाइम खत्म हो जाएगा, जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा, या अगर किसी की डेथ हो जाती है, इंसैनिटी हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, प्रिंसिपल या एजेंट इनमें से किसी की भी, तो वहां पर एजेंसी क्या होगी? टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नोटिस, बिल्कुल अगर रीजनेबल नोटिस दिया गया है, प्रिंसिपल एजेंट को भी नोटिस दे करके एजेंट को हटा सकता है और एजेंट भी प्रिंसिपल को नोटिस दे करके एजेंसी को रिवोक कर सकता है, खत्म कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। और अथॉरिटी कपल्ड विद इंटरेस्ट, तो देखिए ये इररिवोकेबल एजेंसी होती है, नॉट रिवोकेबल। अगर मान लीजिए एजेंट का कुछ इंटरेस्ट है उस ट्रांजैक्शन में, जो डील कर रहा है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर, उसमें एजेंट का अगर कोई इंटरेस्ट है तो वहां पर प्रिंसिपल एजेंसी को रिवोक नहीं कर सकता। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए को मिस्टर बी से 50,000 रुपए लेने हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 50,000 रुपए लेने हैं, ठीक। अब बी से जब ये पैसे मांग रहे हैं तो बी ने कहा यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, एक काम करो, ये प्रॉपर्टी है मेरी, इसकी कीमत 5 लाख रुपए की है, ये प्रॉपर्टी तुम मेरी बिकवा दो, इसमें से 50,000 तुम रख लेना, 4.5 लाख रुपए मैं रख लूंगा। ए ने बोला ठीक। तो अब देखो बी की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ए को अपॉइंट किया गया तो ए क्या हो गए? एजेंट हो गए। लेकिन इस प्रॉपर्टी को बेचने में ए का भी तो इंटरेस्ट है। कितना इंटरेस्ट है? 50,000 रुपए का है। तो अगर इस तरीके की एजेंसी क्रिएट करी गई है जिसमें एजेंट का प्रॉपर्टी पे कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो इस एजेंसी को रिवोक नहीं किया जा सकता, कैन नॉट रिवोक। ये इसको बोलते हैं इररिवोकेबल एजेंसी। ये याद रखिएगा, मॉड्यूल में देखिएगा लास्ट में दिया हुआ है इररिवोकेबल एजेंसी। इस तरीके की एजेंसी को रिवोक नहीं किया जा सकता, बाकी एजेंसी को रिवोक किया जा सकता है। तो देखिए यहां तक आपको उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा।
आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी एजेंसी कंप्लीट हो गया। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी मैंने आपको ब्रीफ करी, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। इसको अच्छे से समझ, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। इसका मॉड्यूल से भी जो चैप्टर है, मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, यही पॉइंट्स बहुत डेप्थ में दिए हुए मॉड्यूल में, तो इसको ऊपर ऊपर से एक बार पढ़िएगा। सारे पॉइंट्स आपको मेन है कि आने चाहिए। इससे जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हालांकि 2-3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो वो भले ही नोट्स में नहीं है, लेकिन वो मैं आपको ऐसे ही ब्रीफ कर देता हूं, याद करने के लिए मॉड्यूल में सही तरीके से लिखा हुआ है, तो इस वजह से मैंने इसको शीट में डाला नहीं है। मॉड्यूल में अच्छा लिखा हुआ है, तो एक बार आप उसको मॉड्यूल से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं ब्रीफ कर देता हूं पहले आपको, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं। देखिए, एक तो हो गया आपका सब एजेंट, ठीक है, एक आपका हो गया सब्स्टिट्यूट एजेंट, ए सब एजेंट, सब्स्टिट्यूट एजेंट, एंड तीसरा है प्रिटेंडेड एजेंट। देखिए, 3 तरीके के एजेंट हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले सब एजेंट। सब एजेंट का मतलब क्या होता है? मैंने किसी को एजेंट अपॉइंट किया और उसने अपने अंदर एक एजेंट अपॉइंट किया। सब एजेंट का ट्रांजैक्शन क्या वैलिड ट्रांजैक्शन है? नहीं है। एक लाइन याद रखिए, अ डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने अपना काम किसी को डेलीगेट किया है तो वो आगे डेलीगेट उसको नहीं कर सकता। यानी अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया है तो उसी काम को करने के लिए अगर एजेंट अपने नीचे कोई सब एजेंट अपॉइंट करता है तो यह ट्रांजैक्शन कभी भी वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक क्या हम लोगों ने पढ़ा कि अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके कोई भी काम करता है तो उसके लिए लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। लेकिन प्रिंसिपल ने एजेंट को ऑथराइज किया, एजेंट ने सब एजेंट को रखा और सब एजेंट ने वो काम किया, ठीक। अब उस काम को करने में कोई भी गलती हो गई, कोई भी गड़बड़ हो गई तो क्या प्रिंसिपल लायबल होगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैंने काम करने के लिए आपको अपॉइंट किया था, आपके अंदर मैंने स्किल्स देखी थी, आपका मैंने दिमाग देखा था, आपकी सारी चीजें मैंने देखी थी, आपके ऊपर भरोसा किया था। किसी तीसरे के ऊपर मैंने भरोसा थोड़ी ना किया। तो आपने वो काम तीसरे को क्यों डेलीगेट किया? अब अगर तीसरे ने वो काम किया और उसमें अगर कोई भी गलती हुई है तो उस गलती की सजा मैं नहीं भुगतूंगा, जिसने अपॉइंट किया है वही भुगतेगा। पहला पॉइंट सबको समझ में आया होगा। दूसरा समझिएगा। देखिए, अब अगर मान लीजिए कि सब एजेंट ने काम किया, ठीक। अब सब एजेंट अपना रेम्यूनरेशन मांगेगा तो सब एजेंट के रेम्यूनरेशन के लिए क्या प्रिंसिपल लायबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब एजेंट को अपॉइंट किसने किया है? एजेंट ने। प्रिंसिपल से कोई भी मतलब नहीं, तो यहां पर प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी रेम्यूनरेशन की। यह अपना रेम्यूनरेशन किससे रिकवर कर सकता है? एजेंट से, ठीक। तीसरा पॉइंट देखिए, जैसे इस एजेंट के लिए यह प्रिंसिपल है, उसी तरीके से इस एजेंट के लिए यह प्रिंसिपल होगा। सब एजेंसी के केस में जो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल हो जाता है और जो सब एजेंट होता है वो उसका एजेंट हो जाता है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होगा, ना कि इन दोनों के बीच में। मेरी बात समझ में आई? तो मेन इसके यही पॉइंट से इसको बोला जाता है आपका सब एजेंट। कुछ केसेस में सब एजेंसी वैलिड भी होती है, या तो उसने प्रिंसिपल की कंसेंट लेकर के रखा हो, या किसी बिजनेस का कस्टम या किसी बिजनेस को करने का तरीका यह है कि वो सब एजेंट के थ्रू किया जाता हो। तो ऐसे कामों के लिए सब एजेंसी वैलिड है। अदरवाइज सब एजेंट अगर कोई भी काम करता है तो उसके लिए कभी भी प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। इसके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, तो इसका एक डिफरेंस जो है वो मॉड्यूल में दिया हुआ है, उसको आपको लर्न करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट प्रिंसिपल की कंसेंट लेकर के किसी काम को करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को रख रहा है। यहां पर प्रिंसिपल की कंसेंट लेकर के रख रहा है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के लिए हमेशा लायबिलिटी किसकी होगी? प्रिंसिपल की होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल की कंसेंट लेकर के किया गया। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एक मिस्टर ए हैं, ठीक है, इनके पास में एक बहुत बड़ी लैंड है। इन्होंने बी को अपॉइंट किया कि भाई तुम मेरी लैंड पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करो। पूरा मिस्टर बी का काम आर्किटेक्ट का था, ठीक है, तो ये पूरा नक्शा बनाओ, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराओ, पूरी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। तो अब ए ने बी को अपना एजेंट बना दिया?
ठीक। अब बी का काम क्या है? बी तो आर्किटेक्ट है, ये नक्शा बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक मिस्टर सी थे, मिस्टर सी के पास में बहुत अच्छी लेबर्स थी, बहुत अच्छे मजदूर थे जिनकी स्किल बहुत अच्छी थी, जो बहुत अच्छा काम करते थे। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए से बोला कि भाई मैं तो आर्किटेक्ट हूं, मैं कोई सर पे सीमेंट या मोरंग लेकर के या ईंटें लेकर के बिल्डिंग थोड़ी ना बनाऊंगा, तो मुझे तो उसके लिए लोग हायर करने पड़ेंगे। एक बंदा है सी, इसके पास में लेबर बहुत अच्छी है, बहुत स्किल वाली लेबर है, तो क्यों ना एक काम करें कि हम लोग सी को अपॉइंट कर लें और सी पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो करेगा। ए ने बोला बिल्कुल सही बात है, सी को हायर कर लो। तो अब देखिए बी सी को हायर कर रहा है, ए ने किसको अपॉइंट किया था? बी को, बिल्डिंग बनाने के लिए। लेकिन बी ने क्या किया? ए की कंसेंट लेकर के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए सी को हायर कर लिया। तो यहां पर सी क्या हो गया? सी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट हो गया। अब अगर सी कुछ भी गड़बड़ करता है तो क्या बी लायबल होगा? नहीं। कौन लायबल होगा? ए लायबल होगा। क्यों? क्योंकि ए की कंसेंट लेकर के सी को रखा गया है। यही एक फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के लिए। इसके रेम्युनरेशन की रिस्पांसिबिलिटी क्या इसकी होगी? नहीं, इसके रेम्युनरेशन की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होगी? ए की होगी। जैसे ये है वैसे ही ये हो गया। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। मेरी बात सबको समझ में आई? तीसरा आता है प्रिटेंडेड एजेंट। प्रिटेंडेड एजेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी पर्सन जो एजेंट नहीं है, ऐसा कोई भी पर्सन जो एजेंट नहीं है लेकिन अपने आप को दिखा रहा है कि वो एजेंट है। ठीक, तो अब देखिए तो वो साफ साफ झूठ बोल रहा है, तो क्या उसके किए गए कामों के लिए कोई प्रिंसिपल लायबल होगा? नेवर, कभी भी लायबल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल ही इज रेटिफाइड बाय प्रिंसिपल। जब तक रेटिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक प्रिटेंडेड एजेंट अगर अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है, अपने आप को दिखा रहा है कि वो एजेंट है, वो झूठ बोल रहा है, तो उस केस में हमेशा लायबिलिटी किसकी होगी? प्रिटेंडेड एजेंट की होगी। प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा जब तक प्रिंसिपल उसके किए गए कामों को रेटिफाई ना कर दे। तो देखिए 3 टॉपिक थे, ये मैंने आपको बताया, ये आपको समझ में आ गया होंगे। इसकी जो थ्योरी है ये आपको मॉड्यूल में मिल जाएगी। तो चलिए यहां पर एजेंसी वाला टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट होता है। तो यहां पर एजेंसी वाला टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट होता है और एजेंसी के साथ ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये भी आपका पूरा कंप्लीट होता है। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।